अच्छा जी, हमने कल पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। मैंने आपको बताया जब आपका डाटा होता है इंडेक्स नंबर में, परसेंटेज में, रेट में, रेशो में, उन केसेस में हम ज्योमेट्रिक मीन जो है यूज़ करते हैं। पता है आपको क्वेश्चन में वेरिएबल बताया होगा कि ये जैसे कि आपने देखा था सैलरी में इंक्रीमेंट देख रहे थे, तो ये एक तरह से परसेंटेज चेंज ही आ रहा है ना। इस तरह का जो डाटा आता है तो फिर हम उसमें ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन हमारे पास होता है जब अगर आपके पास अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैं फिलहाल ऐसे आपको बताती हूँ। जब आपका जो है डाटा स्पीड में हो, डिस्टेंस में हो, या कुछ इस तरह से रेट रेशो इस तरह की चीज़ों में आए, तो फिर आपने इसको हार्मोनिक मीन को यूज़ करना है। जब आपका डाटा किस में होगा, स्पीड में होगा, या फिर उसमें डिस्टेंस में होगा, या रनिंग या किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह से डिस्टेंस होगा, तो आपने हार्मोनिक मीन यूज़ करना है उस क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं करते, वैसे आपको यूजुअली मेंशन होगा कि आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, या आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, या अरिथमेटिक मीन निकालना है, या मीडियन मोड, जो भी चीज़ें आपको निकालने के लिए कहेंगे वो मेंशन करेंगे। अगर कभी मेंशन नहीं होती है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के पता चलना चाहिए कि इस डाटा पे क्या लगेगा। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन की मैं जो है डेफिनेशन बता रही हूँ। द हार्मोनिक मीन इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द एवरेज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ रेट्स एंड रेशियो। द हार्मोनिक मीन, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, of n values y1 y2 so on yn is defined as a reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values। बेसिकली जो हार्मोनिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, उसकी वैल्यूज का। भी आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हार्मोनिक मीन इज डिनोटेड बाय हार्मोनिक एच एम। जैसे कि बताया आपको, अरिथमेटिक मीन ए एम से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जी एम से, हार्मोनिक मीन एच एम से। अब बेसिक फॉर्मूला जो आपने यूज करना है, ये वाला फार्मूला तो आप बेसिकली है ही वही चीज़, लेकिन इसको नोटेशन थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। आप ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिएगा हार्मोनिक मीन का। अब ये याद रखें, ये किसके लिए है? अनग्रुप डाटा के लिए। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा नहीं होता, अनग्रुप होता है, जस्ट वैल्यूज गिवन होती हैं। जैसे कि मैं आपकी क्लास का वेट ले लेती हूँ, तो मेरे पास अनग्रुप डाटा होगा। अगर मैं उस डाटा को अरेंज करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लूँगी तो वो मेरा डाटा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए आप ये यूज़ करेंगे। ऊपर n लिख देंगे और नीचे समेशन 1/y, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब का रेसिप्रोकल 1/y करती जाऊंगी, और उसका सम ले लूंगी कॉलम का, और n जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा इन्वॉल्व हो गया आ गया तो आपने समेशन f ऊपर रखना है। लेकिन एक तरह से आपका जो है मीन का रेसिप्रोकल है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन y/n होता है ना। अब यहाँ पे आप देखो रेसिप्रोकल है, n ओवर समेशन y है, लेकिन उसका फिर वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल है। क्या हो गया यहाँ पे? n ओवर समेशन, फिर इसका भी नेक्स्ट रेसिप्रोकल है, वैल्यूज का भी। दो रेसिप्रोकल एक तरह से इसमें है। ये आपका हार्मोनिक मीन है और ये आपका अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आर ट्रैक्टर इज रनिंग at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी, वो कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर आवर के फासले में वो 10 किलोमीटर के उससे रन कर रहा है। 20 किलोमीटर ड्यूरिंग द सेकेंड। ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन हमारी ये होगी सेकेंड वाली। थर्ड में उसमें कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द थर्ड 60 किलोमीटर। अब ये है ऑब्जर्वेशन होगी हमारी। नेक्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फोर्थ 60 किलोमीटर। अब हमारी जो पीछे आगे की वैल्यू 40 वो हो गई। नेक्स्ट के बाद उन्होंने कह दिया कि 50 किलोमीटर, और इस स्पीड से मतलब होता है, लेकिन इससे चल रही है। वट वुड बी द एवरेज स्पीड? अब आपने एवरेज स्पीड बतानी है, यानी कि आपने एवरेज निकालना है, तो हार्मोनिक मीन निकलेगा इसका। जब भी मैंने बताया आपको स्पीड के बारे में या रनिंग के बारे में इस तरह का या डिस्टेंस के बारे में डाटा आपने मीन निकालना होता है, तो आप हार्मोनिक मीन निकालते हैं। अब सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिख लिया हार्मोनिक मीन का, हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले को आपने नहीं लिखना, जो मैंने आपको सेकंड बताया था वही लिखना, ताकि आपने देखिए नेक्स्ट जाके आपने उसी को कन्वर्ट किया। n ओवर समेशन 1/x कर लें या 1/y कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो जाएगा हार्मोनिक मीन। अब n आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन थी और हर एक की स्पीड गिवन थी। 1/10 कर लिया, 1/20 कर लिया, 1/30, 1/40, 1/50, इस तरह करके आपने सारी वैल्यूज को जो है रेसिप्रोकल लिया, इनका सम किया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5। ऊपर ऑब्जर्वेशन आगे भी 5 थी, इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। एक्स ऑब्जर्वेशन जो आपको गिवन थी 10 थी, नेक्स्ट 20,
30, जो जो ऑब्जर्वेशन थी 40, 50, इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे, साथ कॉलम बना लेंगे 1/x का। 1/10 किया तो 0.1 आ गया। जो भी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या आएगी, 0.1 आ गई, ये 0.2 आ गई, जो वैल्यू आती आप लिख लिया और उसका टोटल कर लिया, वो आपने यहाँ पे नीचे रख दिया, और 5 ऑब्जर्वेशन थी तो 5 ऊपर आ जाएगा। और ये अनग्रुप का केस था, जब आपके पास डाटा अनग्रुप होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ग्रुप की भी एग्जाम्पल दे दी। आपका डाटा अगर फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा ऑफ द एग्जाम्पल 3.7। अब ग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये है, मैंने आपको बताया, इसमें फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, वही चीज़ समीशन एफ डिवाइडेड बाई समीशन एफ ओवर वाई। जहाँ पे ऊपर एन था तो समीशन एफ लिख दिया, और वाई था 1/y था, उसके साथ मल्टीप्लाई एफ करके एफ ऑफ वाई हो गया वो। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, आगे आपने निकालना होता है हार्मोनिक में। सबसे फर्स्ट स्टेप आप करेंगे कि मिड पॉइंट निकालेंगे, कभी कभी आपको मिड पॉइंट भी दे देते हैं। मिड पॉइंट निकाला, अब मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट निकल जाएगा फर्स्ट वाला। फिर आप करेंगे 4 + a डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका सेकंड वाला। इस तरह से आप करते हैं कि हर एक कोरस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्री के आपका मिड पॉइंट आता गया। मिड पॉइंट आने के बाद आपके पास वाई ऑब्जर्वेशन या एक्स ऑब्जर्वेशन, जो भी आप इसको नाम देंगे वो आ जाएगी। हमने फिर 1/y करना है, 1/y करेंगे, हर वैल्यूज जो y है इसको करेंगे 1/2, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे 1/6, तो ये वैल्यू। अब इसको हमने 4 डेसिमल प्लेस तक लेना, याद रखना 4 डेसिमल प्लेस तक। नेक्स्ट 1/10 किया, 1/14 किया, 1/18 किया, 1/20, 1/26, इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 1/y। अब जो 1/y आ गए, इसको हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना, जो हम अपने फार्मूले के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। f/y किया, हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारा कॉलम एफ आई कैसे निकालना है? एफ आई तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना क्वेश्चन में। एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी गिवन होगी क्वेश्चन में। इसके बाद हम नेक्स्ट एफ ओवर वाई करके ये अपना कॉलम निकाल लिया। ये सारा कॉलम कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है इसका सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया, समीशन एफ ओवर वाई आ गया। ये हमारे ऊपर एक्स कह लो या वाई कह लो, एक्स कह लेती हूँ मैं, यूजुअली एक्स की नोटेशन यूज़ करती हूँ तो एक्स कह लिया मैंने। समीशन एफ ओवर एक्स हो गया, ये हमारे पास समीशन एफ आ गया। हमने अपने फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूलाज याद कर लेने अच्छी तरह से, क्योंकि एक फॉर्मूले में भी आपने गलत लिख दिया ना, समीशन एफ की जगह पे जस्ट एफ लिख दिया, तो आपका गलत हो जाएगा, सारा काम आप सही नहीं करोगे। उसके अकॉर्डिंग आप ना कॉलम्स बनाएंगे ना डाटा एंट्री करेंगे, तो आपके रिजल्ट अफेक्ट होंगे, तो उससे फिर आपके जाहिर सी बात है मार्क्स भी अफेक्ट होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद आता है ये हार्मोनिक मीन आ गया, आपने 34 रख दिया जो टोटल फ्रिक्वेंसी का था, और ये कॉलम आपने निकाला, ये यहाँ पे आ गया। इसको दोनों को डिवाइड किया आपस में, तो हम आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले आपने जो है एग्जाम्पल्स को करना है, बाद में क्वेश्चन पे जाना है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये देखें, हमारा जो इसमें इन्वॉल्व है रेसिप्रोकल है ना वैल्यूज का। बेसिकली आप करते हैं 1/x कर लेते हैं अनग्रुप डाटा में, ग्रुप डाटा में f/x कर लिया, लेकिन कर आप रेसिप्रोकल ही रहे हैं वैल्यूज का। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ना बोर्ड में ये अक्सर ही दे देते हैं, या तो कोई नेगेटिव वैल्यू भी साथ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे -3 लिख देंगे और ये 0। उन्होंने कह दिया कि आपने हार्मोनिक मीन भी निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। अब ये माइंड में बात रखें कि आपका जो है ज्योमेट्रिक मीन, मैंने कल बताया भी था, नेगेटिव वैल्यूज का नहीं निकलता है और 0 वैल्यू का नहीं निकलता है। इसी तरह से आपका हार्मोनिक मीन भी 0 वैल्यू का नहीं निकलेगा। अब देखिए, आप 1/0 करते हो, 1/0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी, अनडिफाइंड। तो इस केस में आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट उन्होंने डिस्क्रिप्शन बता दिया कि जब जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको आपने कहना नहीं सोल्व हो सकता, साथ रीजन भी बतानी है। तो उन्होंने रीजन भी बता दी, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन एज द डाटा इन्वॉल्व 0, बिकॉज while calculating geometric mean the multiplication with 0 makes product of the given value 0, and while calculating harmonic mean division by 0 is undefined। अभी मैंने आपको करके बताया, अगर आप 1/x करेंगे तो ये 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर आपको पता है ना कि उसमें ज्योमेट्रिक मीन में आपने ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है, आपस में सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके उसके फिर बाद में पावर ले लेनी है या कुछ भी इस तरह से, तो उस केस में भी ये नहीं होता। और नेगेटिव वैल्यू का भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता, याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें वो कहता है कि पॉजिटिव वैल्यूज का है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछी जाती है ये, और वाइवा में भी पूछा जाता है कि
हार्मोनिक मीन किसका नहीं निकलता, ज्योमेट्रिक मीन किसका नहीं निकलता। तो याद रखना ज्योमेट्रिक मीन 0 का नेगेटिव वैल्यू का और हार्मोनिक मीन 0 वैल्यूज का नहीं निकलता है। और रीज़न भी पता होना चाहिए, अनडिफाइन हो जाता है और उसमें वो प्रोडक्ट 0 हो जाता है, या फिर लोग आप नेगेटिव वैल्यूज का लेंगे तो इस तरह से कुछ एंटी लोग में इस तरह से आप बता दीजिएगा इसको अपनी जो है वर्डिंग में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। हमने पढ़ी थी, आपको पता है मीन की काफ़ी प्रॉपर्टीज थी, 5 या 6 प्रॉपर्टीज थी। कंबाइन मीन था, उसका डेविएशन था, स्क्वायर और डेविएशन था, उसके बाद फैक्टर ऑफ ओरिजिन था, और नेक्स्ट के बाद स्केल था। लेकिन हार्मोनिक मीन की एक ही है, वो कंबाइन उन्होंने बता दिए थे। हार्मोनिक मीन कंबाइन आपने निकालना तो क्या करते हैं, इफ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशन n1 2 so on nk and k1 k2 आर द हार्मोनिक मीन। ये आपके पास हार्मोनिक मीन है और ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज दिस। तो आपने कंबाइंड हार्मोनिक मीन इस फार्मूले के थ्रू निकालना है। ये जो एच है ये मतलब है आपका, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल हमेशा लेती हूँ, मैंने आपकी 3 क्लासेस हैं, सेक्शन है आर्ट्स के ए बी सी। इनका हार्मोनिक मीन निकालना हो तो पहले मैं सेक्शन ए का निकालूंगी, बी का निकालूंगी, उसके बाद सी का निकालूंगी, और इनकी ऑब्जर्वेशन लूँगी कि एक क्लास में 35 बच्चे हैं, एक में 30 हैं, एक में 28 है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन है। तो उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए मैंने तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दूंगी, 35 28 24 जितने भी आपके वो डाटा है, और हर एक का जो है मैंने हार्मोनिक मीन निकाला होगा उसको इस तरह से लिखती जाऊँगी, 35 ओवर जो भी वैल्यू आती है, 28 बाई जो भी वैल्यू आती है, इस तरह से आप इसका हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। अगर आपको एज गिवन है 2-3 सेक्शंस के, या फिर उनका एन गिवन है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल वैसे सेक्शंस की दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है कि जिसमें आपके हार्मोनिक मीन एक से ज़्यादा हो और उसके साथ एन गिवन हो, तो कंबाइन आप हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है इसके बाद मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन क्या है। इट इज़ डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। आपको पता है इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला है जिसकी बेस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, और ये भी पता है कि सारी ऑब्जर्वेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट, को इसको फ्यूचर में हम नेक्स्ट किसी और डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट क्या है इसका, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो। ये भी मैंने आपको बताया, अगर जीरो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज कम्पेयर टू। अब ये हार्मोनिक मीन जो है अरिथमेटिक मीन की निस्बत मुश्किल है। अरिथमेटिक मीन में तो जैसे आपने सम कर लेना, एन से डिवाइड कर देना, इसमें हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो थोड़ा सा लेबोरियस काम हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इट गिव्स लेस वेट टू द लार्ज वैल्यूज एंड मोर वेट टू द स्मॉल वैल्यूज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपका जो एमसीक्यूज अक्सर आता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि जो स्मॉल वैल्यूज हैं उनको ये मोर वेट दे देता है, और जो लार्ज वैल्यूज हैं उनको लेस वेट देता है, इस वजह से ये इतना अच्छा नहीं है। ये चीज़ आपने बड़ी ध्यान से याद रखनी है अपने माइंड में। अब ये देखें, ये रिलेशन है, इस तरह का आपको अक्सर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन भी आ जाता है। आपका प्रैक्टिकल है भी, जो आपको मैं दूंगी ना नेक्स्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उसमें ये आएगा भी। और वैसे पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। देखें, इफ y1 y2 so on yn are positive observation, the arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean satisfy the following relation। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया है, मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देती हूँ, कहती हूँ कि इसका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल के रिलेशनशिप बताएं, तो आप देखेंगे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा इसके दरमियान हमेशा, कि अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। आप किसी भी क्वेश्चन पे करके इम्प्लीमेंट देख सकते हो, आप उसके तीनों ही निकालोगे और देखोगे कि उसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आया और ज्योमेट्रिक मीन उसका हार्मोनिक मीन से बड़ा आया। इसको याद रखने का ये भी इजी वे है कि आपका जो ए है वो बड़ा होता है, उसके बाद सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ए बी सी में जी आता है, फिर एच आता है। तो इस तरह से आपने इसका रिलेशन याद रखना है जैसे मर्जी। एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये। अच्छा जी, इसके बाद है द थ्री मीन्स आर इक्वल ओनली इफ द ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल। अब वो कह रहे हैं कि तीनों मीन्स इक्वल कब होते हैं, कि जब सारी ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन आपकी सेम हो जाए, जैसे कि 555 कोई भी सारी ऑब्जर्वेशन रिपीट होती जाए सेम सेम, तो फिर आपको ये तीनों सेम हो जाएंगे, अदरवाइज ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा इनके दरमियान में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा दूँ, फिर उसके बाद मीडियन पे आते हैं, थोड़ा सा मीडियन का रिव्यू करेंगे। एक्सरसाइज में ये बिल्कुल इजी है, देखें आपके पास, ये देखिए सबसे पहले उन्होंने रिलेशन बताया, ये तो आपको उन्होंने थ्योरेटिकल बताया हुआ है ना, सिंपल, लेकिन क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 3.3 में है आपके पास 100 किलोमीटर 5 स्टेजेस एट इक्वल डिस्टेंस द स्पीड ऑफ दीज, आपको ये 5 वैल्यूज गिवन है।
अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू से पता चल जाएंगे कोई ट्रैवलिंग हो या कोई स्पीड है, कोई इस तरह की चीज़ जब आती है आपके पास, डिस्टेंस आपने मेजर करना हो तो आपने एवरेज निकालना होता है हार्मोनिक मीन। आप इन पांचों वैल्यूज़ का जो है यूज़ करके पहले एक्स की फॉर्म में लिख दोगे, एक कॉलम बना लेंगे एक्स का, एक कॉलम आ जाएगा आपका 1/x का, और उसके बाद 1/x से आप जो है इसका फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन निकल आएगा। उसका फार्मूला आपको पता ही है n। मिस ये ऐसे होगा ना कि 1/10 और प्लस 1/16 प्लस 1/21 ऐसे करके ऐसे होगा, 5 आएगी, 5 ऑब्जर्वेशन है ना बेसिकली, कितनी है 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 डिवाइडेड बाय 1/10 हो जाएगा जी, प्लस 1/16, हाँ जी सोन ऐसे करते जाएंगे तो आ जाएगा ये, जी, ठीक है। हाँ जी मिस। चलें जी, इसके बाद इन्होंने कहा एवरेज स्पीड आपने निकाल के मीन दे देंगे, सॉरी हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, क्या आ गया 3.13। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ x आर गिवन। अब आपको वैल्यूज x नहीं गिवन, रेसिप्रोकल गिवन है, इट्स मीन आपको 1/x गिवन है, ठीक है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन आपने इस डाटा का निकालना है। आप तो एक कॉलम सबसे पहले 1/x लिख लेंगे, 1/x में तो आपके पास ये वैल्यूज एज इट इज आ देंगे, यानी कि क्योंकि रेसिप्रोकल गिवन है। नेक्स्ट इन वैल्यूज का आप x कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, उसके लिए आपको समेशन x/n चाहिए होता है, हार्मोनिक मीन के लिए n/समेशन x चाहिए होता है। समेशन 1/x आप यहाँ से ले लेंगे, समेशन x आप यहाँ से ले लेंगे, फार्मूलाज में पुट करेंगे एन ग्रुप डाटा के, तो आपके पास हार्मोनिक मीन और मिस ये x कहाँ से आएगा? इनका ये देखो, ये आपको 1/x गिवन है ना, इसका हाँ आप जी जी, हाँ, तो आप इस इन वैल्यूज का 1/x करके आप ये निकाल लेंगे x, हर वैल्यू को जो है ठीक है 1/x करते जाएंगे तो आपका फर्दर x निकलेगा ये, ठीक। इसके बाद आता है 3.14। इसमें भी उन्होंने कहा है रेसिप्रोकल ऑफ x गिवन है आपको, यानी कि 1/x की वैल्यूज गिवन है। फाइंड हार्मोनिक मीन, आपने हार्मोनिक मीन निकालना तो इन वैल्यूज को x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/x ही आप ले लेंगे, इनका सबका सम करेंगे और कितनी ऑब्जर्वेशन है इसको n ओवर इनका सम, तो आपके पास हार्मोनिक मीन निकल आएगा। नेक्स्ट इसके बाद 3.15, 3 cities A, B, C are equidistant from each other. Fatima travels from A to B at the speed of 30 miles per day. B second value ये हो जाएगी per hour. Determine her average speed for the entire trip. अब इसमें क्या करेंगे आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन का 1/y कैलकुलेट कर लोगे, या 1/x जो भी आप कहते हो उसको फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दो ऑब्जर्वेशन ही आएंगी आपके पास, सिर्फ एक 30 है और एक आपके पास 50 है, ये आपके पास x आ गया, 1/x आप कैलकुलेट कर लोगे और वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा इसका सम, ये पुट करोगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन निकल आएगा, क्योंकि आपने एवरेज स्पीड बतानी है। याद रखना स्पीड, डिस्टेंस, रनिंग टाइम, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं, अगर वो मेंशन नहीं करते हार्मोनिक करें तो करना ये होता है। अच्छा जी, इसके बाद है ये दोनों क्वेश्चन 3.16 और 17 की मैं खुद करवा दूंगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है 3.18, the average rate of motion in the case of person who rides the first क्या लिखा हुआ है ये वैल्यू, first mile at the rate of 10 miles per hour and the next mile 8 mile per hour and the third is 6 mile per hour। अब इसमें करना क्या है, आपने सब चीज़ें जो आपको पता है कि डिस्टेंस की गिवन है ना, आप इन वैल्यूज़ को लिख लोगे, 10 8 6, ये सारी वैल्यूज आपने लिख ली, आपकी x होगी, इनका आप 1/x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और अब अपने हार्मोनिक मीन के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है, ये तो सारे अभी तक अनग्रुप के थे, ग्रुप वाला अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका हार्मोनिक मीन का, वो देखते हैं कोई। 3.13, इसमें भी क्या है, बस ट्रेवलिंग माइल्स, the speed of the bus in various कहाँ गया है, stages was observed, आपको ये ऑब्जर्वेशंस गिवन है। फाइंड द एवरेज स्पीड, यहाँ पे भी उन्होंने डायरेक्ट मेंशन नहीं किया हार्मोनिक में, लेकिन आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, आपने इन सारी ऑब्जर्वेशन को x की कॉलम में लिख लिया, नेक्स्ट इनका 1/x निकाला और उसके बाद उसका सम किया एंड पे जाके और अपने फार्मूले में पुट किया, आपके पास हार्मोनिक मीन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट 3.14, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा,
इसमें आपको यू गिवन है, एफ गिवन है। उन्होंने कहा है द फॉलोइंग डेटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटीन्यूअस वेरिएबल आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन बेस फाइंड द हार्मोनिक मीन। सबसे पहले तो आपका कॉलम आ जाएगा यू जो एज इट इज है, नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा जो एज इट इज आपको गिवन है। ये दोनों आने के बाद आपने यहाँ से एक्स निकालना है, क्योंकि आपको पता है आप एक्स के साथ डील करते हो, यू के साथ डील नहीं करते हो। आपने क्या करना है, यहाँ से रीअरेंजिंग करनी है इसको। ये हो जाएगा 6u, यहाँ से इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझते जाइएगा, प्लस 136.5 ये और इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, x के। हमने इस 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको उधर जाके यहाँ पे माइनस होता है, उधर जाके ऐड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे जस्ट x रह गया। तो x इज इक्वल टू दिस। हम एक कॉलम बना लेंगे x कैलकुलेट करने के लिए, और x का फॉर्मूला ये वाला है, 6u प्लस 136.5। आप आपकी जो u की वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट -4 है, आपने -4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, उसमें ऐड करना है 136.5, तो आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। जो भी आती जाएगी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। सारी ऑब्जर्वेशन जब x में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर आप इसको 1/x कर लेंगे। ध्यान से समझ लें, इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करना पड़े। जब 1/x हो गया, अब आपको पता है कि आपका ये डाटा था ग्रुप डाटा, तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को भी यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी ओवर x, यानी कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा f ऑफ x। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आई हुई है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2 है ना, और यहाँ पे 1/x में लेट्स अज्यूम कर लेती हूँ, ये मेरे पास 4 डिजिट तक लेना है आपने, 0.0011 आया है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, ये अगर मेरे पास आया है। मिस हाँ जी, मिस ये एफ ओवर एक्स हम ऐसे निकालेंगे, ये जो दी हुई है फ्रीक्वेंसी मतलब 2 है, और फिर एक्स जो निकलेगा, नहीं एक्स जो निकलेगा उससे हाँ डिवाइड करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जो मैंने 1/x कॉलम निकाल दिया है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे जी आप बता रहे हो, कोई 2 को डिवाइड कर लें, जो यहाँ पे वैल्यू होगी तो आपके पास ये वाला कॉलम हाँ आ जी जाएगा। जी ऐसे भी, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, शाबाश। और ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपने ये 1/x निकाला है, इसको साथ f के मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है, यानी कि हाँ जी 0.002 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी यहाँ पे मिस। वैल्यू आ रही है। ओके गुड। ठीक, अच्छा, यहाँ से आपके पास ये वाला सम आ जाएगा, ये वाला सम आ जाएगा। इन दोनों सम्स को आपने फिर डिवाइड कर देना, तो आपके पास हार्मोनिक मीन निकल आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फार्मूलाज को ज़रूर अच्छी तरह से रट लेना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बस समझ लेना, उसको रटा करवा लेना है फार्मूलाज को। इसके बाद आता है बाकी जो क्वेश्चंस है, वो आपको जब लास्ट में एक बार दोबारा से बता दूंगी। यहाँ तक आपका हार्मोनिक मीन का टॉपिक भी कवर हो गया, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मीडियन। मीडियन बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, याद रखना। ये जब भी 50% डाटा की बात होती है, तो इसका मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए आपका क्या ये निकालना है आपने मीडियन। ये आपके डाटा को, ठीक है, जैसे कि ये हमारा डाटा है, ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 50% डाटा यहाँ पे होगा हमारा, 50% हमारा डाटा एक साइड पे और दूसरी साइड पे होगा। डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले उसको कहते हैं मीडियन। अब ये बेसिकली आपने 50-50 उस पर निकालना होता है पॉइंट पे। इट इज़ द वैल्यू, और अरेंज डाटा का ये भी याद रखना है। जो अरेंज डाटा को पहले तो आपने डाटा को अरेंज करना होता है, उसके बाद 50-50% पे डिवाइड 2 पार्ट्स में इसको कर लेंगे डिवाइड, तो ये आपका मीडियन होगा। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द अरेंज डाटा। देखिए इसकी डेफिनेशन भी आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, ये ज़रूर आती है, मोस्टली आती है पेपर में। It is the value which divides the arranged data in order of magnitude into 2 equal parts. 2 equal parts में आपको डाटा को डिवाइड कर दिया। In case of odd number of observation, median is this. ये भी मैं आपको समराइज फॉर्म में पेज पे मैंने लिख के बता दिया, वो बता दूंगी कैसे निकालना है। अगर आपका डाटा ओड होगा तो आपने ये करना होगा। अगर आपका डाटा इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो फिर आपने इसका मीन निकाल लेना है। इन्होंने यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं अभी दिखाती हूँ फार्मूला जो मैंने लिख के आपके लिए रखा है। Of the set of values in ascending or descending order of the magnitude. Define the meter value of अपने बाइक ऑफ कर लो बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद आता है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे और इसके फार्मूलाज मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है इसका फॉर्मूला। देखिए मीडियन आपने निकालने के लिए आ जाए अनग्रुप डाटा का। सबसे पहले हम आपको पता है अनग्रुप डाटा के साथ डील करते हैं। अनग्रुप डाटा में अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो जाए, अब ओड का क्या मतलब है, जैसे कि मैं कहती हूँ मैंने मीडियन निकालना है आपकी क्लास का, आपकी क्लास में बच्चे हैं मेरे पास 35, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 35, अगर 36 होते तो ये इवन होता। अब 35 बच्चे हैं तो ये ओड होगा। ओड होगा तो आप कैसे निकालेंगे इसको, n+1/2 वैल्यू। आपने डाटा को अरेंज कर लिया, यहाँ पे n की जगह पे आप लिख दोगे 35 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 36/2 हो जाएगा हमारे पास 18। 18 वैल्यू आप अरेंज डाटा में देख लोगे, वो आपका मीडियन होगा ओड के केस में। इवन के केस में आपका ये वाला फॉर्मूला होगा, मीडियन 1/2 n/2th वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू आपने करनी होगी। ठीक है, ये इवन के केस में, जैसे कि आपकी क्लास में अगर 36 बच्चे होते हैं, n+2 over 2 है ना हाँ n+2/2 इवन के लिए? हाँ जी। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए आपका ये फॉर्मूला एक ही होता है। अब मैं आपको बुक से क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसको करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि देखिए, द फॉलोइंग आर द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स मेजर एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आल्सो फाइंड द मीनिंग ऑफ द डाटा इन एग्जांपल 3.1। जो भी है आपको डाटा गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज किया आपने, अरेंज फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपके पास एन क्या है, इसमें 5 है। ठीक है, आपने 5 लिख लिया, आपके पास n है। आप क्या करेंगे, n+1/2 है ना इसका फॉर्मूला, तो आप यहाँ n रख देंगे 5 + 1/2 वैल्यू। 6/2 करेंगे तो मिस आपको +1 क्यों किया इसके साथ? ये इस फॉर्मूला है इसका, ये एज इट इज आपने याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, n+1/2 वैल्यू। अब n हमने यहाँ पे रखा, +1 किया, 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब डाटा में रेंज में थर्ड ऑब्जर्वेशन ये आ रही है, ये हमारी क्या हो गई है, मीडियन। अब ये देखिए, ये होल डाटा के साथ डील नहीं कर रहा, ये सिर्फ मिडिल वाली वैल्यूज के साथ डील कर रहा होता है। ये इसका ड्रॉबैक है बेसिकली। अब हमने मीडियन निकाल दिया, इसको आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर वो कहते हैं, आप एक ही तरह का कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, दूसरा वाला फॉर्मूला ना देखें। बात है अगर आपके पास ये वाला डाटा हो जाए जी, मिस एक बात पूछनी है आपसे। मिस जैसे ये है, इन्होंने 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो हम ये 5 + 1 बस n+1/2 नहीं करेंगे? ये मिडिल वाला क्यों देखना है? ये देखो 5 + 1/2 किया है ना, हमारे पास थर्ड आ गया, 6/2 हो गया ना। ये 6/2 को जब कैलकुलेटर हाँ। पे डिवाइड किया तो क्या आता है, 3 आता है। 3 का मतलब है हमने डाटा से थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन देख लेनी है, वो हमारी मीडियन हो जाएगी। मैंने थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन देख ली, मैंने ये कह दिया कि हमारा मीडियन है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 6 9 10, ये 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ये डाटा क्या है हमारे पास, इवन। इसमें डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन। इवन को हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, n/2th वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू। अब अगर n/2 करते हैं उसका तो क्या आएगा, 10/2 करें तो क्या आता है, बोले अब वैसे तो बोलते हैं, इसमें भी बोले 5 शाबाश, हाँ ये सही कह रही है जन्नत। 5 आ गया, 5 प्लस n+2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 10 + 2 12 हो गया। 12/2 करेंगे तो क्या आएगा, बोले मिस 6 शाबाश। यहाँ पे 5th वैल्यू आ गई, यहाँ पे 6th वैल्यू आ गई आपने, और ये इसको करना है 1/2 जब आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। हमने किया, आपने डाटा से वैल्यूज देखी, पहले सबसे पहला स्टेप तो होता है हमने अरेंज किया डाटा को। अरेंज करके उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है, उन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ डाटा को। हमने जो है मीडियन निकालने के लिए अभी देखा 1/2 तो बाहर आना ही आना है। ठीक है, अंदर एक आ गया 5th ऑब्जर्वेशन, अभी जन्नत ने हमें बताया एक आ गया 5th ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें से 5th क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 89 हमारे पास 5th की जगह पे आ जाएगी, इसको नोट करते जाइएगा। 6th ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 90। समझ आ रही है ना, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और 1/2 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दोगे, आपका मीडियन आ जाएगा। और ये किस चीज़ के केस में था, अगर आपका डाटा इवन होगा। ओड होगा तो आपने एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू को देख लेना कि क्या आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा की वैल्यू चूज कर लेंगे, वो मीडियन हो जाएगा। जब 2 आ रही होगी वैल्यू, मैम इवन का फॉर्मूला लिखवाते हैं। ये देखें आपको लिखवाया हुआ है मैंने, ये मैं आपको भी सेंड भी कर दूंगी ग्रुप में। ओके मैम, आप सेंड कर देना। ठीक है। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं
ये मैंने पीछे करके बता दिया, आपको सारे देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपका डाटा हो जाए ग्रुप डाटा, फिर क्या करना है आपने, फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है ग्रुप डाटा के केस में, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। अब ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी क्या है। एल का मतलब है कि लोअर लिमिट लेनी है आपने उस क्लास की, एच का मतलब है कि आपने विथ लेनी है उस क्लास की, एफ का मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है, एन का मतलब है कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि समेशन एफ कितना है, 2 से आपने डिवाइड करना है, सी का मतलब है कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये सारा आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल मैंने आपको बता दी कि नोटेशन क्या क्या शो कर रही है। अच्छा, जब हम आते हैं क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर होगा कि क्या मीडियन है और कैसे करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखें एग्जाम्पल 3.14, फाइंड द मीडियन। आपने मीडियन फाइंड करना है, आपके पास ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा होगा तो आपने याद रखना है दो तरह से करना है, या तो आपने देखना है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है या डिस्क्रीट नहीं, इवन ऑब्जर्वेशन है, या फिर उसके बाद ओड है, ओड और इवन के मुताबिक फार्मूला है। अगर आपका ग्रुप डाटा हो गया तो एक ही फार्मूला है, उसके मुताबिक देखना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने ये देखें ये फार्मूला है ना हमारा मीडियन का ग्रुप डाटा का। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना होता है, n/2। n/2 का मतलब है समेशन f ओवर 2। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी का सम 30 आ रहा है, उन्होंने यहाँ पे लिख के नहीं बताया लेकिन 30 आ रहा है, ठीक है। हमने 30/2 किया, हमारे आगे वैल्यू 15। सबसे पहला स्टेप होता है आपने इसको कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्लास बाउंड्रीज गिवन है या आपको क्लास लिमिट्स गिवन है, आपने उसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। वो पता कैसे निकालना होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखें अगर अनग्रुप डाटा होता है तो आपने उसको अरेंज करना है बस, और उसको फार्मूले के मुताबिक गिवन या आउट करके निकाल देना है। अगर ग्रुप डाटा है तो इसमें ये आपकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी होगी, आपने मिड पॉइंट निकालना होगा और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मिस और मिस अगर क्लासेस गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज निकाल ली होंगी। हाँ हाँ, क्लासेस ये मैं तो क्लास बाउंड्रीज निकालने क्यों, उसकी वजह मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज सबसे पहले आपने निकालनी ठीक है है। अगर क्लासेस गिवन है। एक्स मिड पॉइंट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट ना भी निकाले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जरूर निकालनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ हमारा ये फॉर्मूला है, ये तो आ गया ना 15 वैल्यू n/2 किया तो हमारे पास 15 आ गया। इस 15 को हमने देखना है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने देखना है इसमें। अब 15 यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं ना लाई कर रहा, इसके अंदर लाई कर रहा है हमारा n/2, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है n/2, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ n/2 इसके अंदर लाई कर रहा है 15 वाली वैल्यू। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमने फॉर्मूले के मुताबिक चीज़ें देखनी है। ये n/2 तो 15 आ गया, हमने जो फॉर्मूले से निकाली यहाँ पे 15 लिख दिया हमने। नेक्स्ट जहाँ पे ये n/2 आया है उससे प्रीवियस वैल्यू हमारी c होती है, ठीक है। ये n/2 यहाँ पे आ गया, इससे प्रीवियस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारा c होगी। हमने ये अपनी c के 10 वैल्यू आ रही थी, ये 10 को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या आ रहा था, l लोअर लिमिट, आपने जहाँ पे n/2 था उसके सामने वाली वैल्यू को आपने लोअर लिमिट उसमें से ले ली, निकाल के ये रख ली, हमारी ये लोअर लिमिट 95.5 आ गई। नेक्स्ट इसके बाद एज चाहिए है, एज हमारा मतलब इन दोनों के दरमियान में वो होता है ना इंटरवल, कितना इंटरवल चल रहा है, 5 का इंटरवल चल रहा है सारी ऑब्जर्वेशंस के दरमियान में, हमने यहाँ पे एज की वैल्यू 5 रख दी। नेक्स्ट के बाद हमारे पास आता है फॉर्मूले के मुताबिक एफ, जहाँ पे n/2 आ रहा था उसके सामने वाला एफ ले लिया, ठीक है। जहाँ देखिए दोबारा रिपीट करती हूँ, जहाँ पे n/2 आ रहा था उसके सामने वाला जो है एफ लिया, उसके सामने वाली लोअर लिमिट ली, और इंटरवल देख लिया कि जनरल क्या चल रहा है, और उससे प्रीवियस वाली वैल्यू हमारी सी होती है। ये सारी वैल्यूज हमने अपने इसमें फॉर्मूले में पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास मीडियन आ जाएगा, ठीक है। In case when data is discrete but grouped, the median is calculated by the using following formal definition. अगर वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने केस देखा कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा था, जस्ट ऑब्जर्वेशंस थी, तो आपने इवन ओड के मुताबिक देख लिया। आपको डाटा ग्रुप था तो आपने फ्रीक्वेंसी वाला तो आपने उस तरह से निकाल लिया। अगर वो कह रहे हैं कि आपको डाटा गिवन हो जाए डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा भी निकालना हमने सीखा ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है ये। इसमें भी क्या करना होगा, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप, वो आपकी आ जाएगी, ये देखिए आ गई, और इसका सम आपका 26 आ जाएगा। अब
26 आपका बेसिकली इवन है या ओड है? बोले एनीवन? मिस और ओड है? इवन है। इवन है, इवन है। इवन है, सही कह रहे हो। अब मिस इवन है 26। हाँ शाबाश। इवन के केस में क्या करना होता है आपने? n/2 करना होता है और एक क्या करना होता है? n+2/2 करना होता है। ये करना होता है ना आपने इवन के केस में। n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26/2 आ जाएगा 13। 26 में 2 ऐड किया हो गया आपके पास 28। 28/2 आपके पास हो जाएगी 14। 14 और 15 ऑब्जर्वेशन जहाँ पे लाई कर रही है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो आपका मीडियन होगा यहाँ पे। अब 14 और 15 ऑब्जर्वेशन हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसमें लाई कर रही है ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? 2 हमारा मीडियन। क्लियर हो गया? दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। यस मैम। आपके पास है डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। इसके क्वेश्चन हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी सीखी थी है। अगर इस तरह का डाटा है तो इसमें भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। इसको हमने ऐसे करना होगा कि पहले हम देख लेंगे कितनी हमारी जो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है, इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। अगर ये ओड होता, फॉर एग्जांपल ये ओड होता, तो हमने क्या करना था? n+1/2 कर लेना था और इससे आना था। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू आ जाती हमारी 9, तो 9 इसमें लाई करी थी, इसके सामने वाला हमारा मीडियन हो जाना था। अब लेकिन जो है हमारी वैल्यू हमने वो जो निकालना सीखा था n/2 और n+2। मिस जी मिस ये n इसमें क्या होगी? ये 26 होगी इसमें हाँ, जो सम। टोटल होगा CF का फ्रीक्वेंसी का सम सम, होगा। फ्रीक्वेंसी के सम को हम कहते हैं ये वाला। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ प्लांट्स है ना? हाँ, अब ये जो है ना, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है पहली वैल्यू एज इट इज, दूसरी उसमें ऐड करते हैं, इस तरह से बनाते हैं आप। और यहाँ पे आपका एंड पे टोटल फ्रीक्वेंसी आती है, समीशन है। अच्छा, इस ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि आपने n/2 करना है, n+2/2 करेंगे तो आपकी दोनों ऑब्जर्वेशंस को आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में।